Hello everyone. We have started a new chapter, that is a family. We have already covered some of the part of this chapter in a last video. Today we will do some PYQs related to this topic. ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा था 2014 में कि लाइफ साइकिल ऑफ ए जॉइंट फैमिली डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक वैल्यूज़ रैदर देन सोशल वैल्यूज़, डिस्कस करिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लाइफ साइकिल है जॉइंट फैमिली की, मतलब डिसइंटीग्रेट और रीइंटीग्रेट, टूटना और जुटना, क्या वो इकोनॉमिक वैल्यूज़ पे ही डिपेंड करती है सोशल वैल्यू से ज़्यादा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ना बैलेंस आंसर आपको बताना है कि नहीं, इसमें दोनों का ही रोल है एज एन इंटीग्रेशन, मतलब डिसइंटीग्रेशन एज वेल एज रीइंटीग्रेशन, दोनों का ही है। ठीक है, तो कोर आर्ग्यूमेंट तो यही है कि क्या जॉइंट फैमिली को टूटना और जुड़ना सिर्फ पैसे के लिए ही देखा जा रहा है या वैल्यूज़ में मैटर करती है। अब आते हैं, इसको हम देखते हैं कि अब इसको इंट्रो में क्या लिखेंगे। इंट्रो में ये लिखेंगे कि नो फैमिलीज रिमेन जॉइंट ऑल द टाइम। देखा गया है कि हर एक फैमिली हमेशा जॉइंट नहीं रह सकती है, कभी या तो डिसइंटीग्रेट होगी या तो रीइंटीग्रेट होगी। और जॉइंट फैमिली हैपन विच रिजल्ट एज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज़। ये दोनों की ही वजह से डिसइंटीग्रेट और रीइंटीग्रेट होती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सोशल वैल्यूज से डिसइंटीग्रेट किस तरीके से होती है। तो सबसे पहला हो जाएगा आपको चेंज इन आइडियोलॉजी। चेंज इन आइडियोलॉजी दैट इज़ अ प्रो, एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रो कास्ट टू लिबरल। ठीक है, पहले अब मैं उसे थोड़ा इलोबरेटली मतलब आपको इलोबरेट करके समझाती हूँ। ठीक है, पहले कास्ट इंडोगैमी में स्ट्रिक्ट था, सेम कास्ट में शादी करिए, सेम कम्युनिटी में रहना, तो ये जॉइंट फैमिली को क्या करता था, स्टेबल करता था। कास्ट इंडोगैमी एंड सेम कास्ट मैरिजेस, ये जॉइंट फैमिली को क्या करता था, स्टेबलाइज करता था। लेकिन क्या हुआ, लिबरल आइडियोलॉजी थोड़ी लिबरलाइज हुई, तो लोग इंटरकास्ट शादी करने लगे, ये इंडिविजुअल चॉइस जो है वो बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं फैमिली स्ट्रक्चर जो है ना वो थ्रेट में आ गई, ये चैलेंजेस हो गए उनके साथ। अब एग्जांपल लेके समझो, जो इंटरकास्ट कपल हैं उन्हें जॉइंट फैमिली क्या करती, मोस्टली निकाल देती है। ठीक है, निकाल देती तो वो क्या बन जाते हैं, जॉइंट फैमिली से क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बन जाते हैं। आप एग्जांपल के साथ देखोगे तो इंटरकास्ट मैरिज स्टिल ओनली 5% है इंडिया में। ये किसका रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है आपको IHDS सर्वे का रिपोर्ट है। ये दिखाता है कि कितनी रेजिस्टेंस है आज भी, IHDS सर्वे। ठीक है, दिखाता है कि आज भी कितनी रेजिस्टेंस है। दूसरा लेके चले सोशली किस तरीके से ये डिसइंटीग्रेट करता है, तो ऑर्थोडॉक्सी ऑफ रिलीजन। ठीक है, सेक्युलरिज्म प्लस रैशनल थॉट। पहले रिलीजन फैमिली को बाइंड करके रखता था। ठीक है, हम सब एक हैं, हम एक ही वंशज से हैं, हम एक ही क्लैन से हैं। ठीक है, अब सेक्युलरिज्म प्लस रैशनल थॉट बढ़ गई, तो इसमें क्या होता है, ब्लाइंड फेथ को बहुत सारे लोग ना अब रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं मान रहा, आप कुछ भी करवा रहे हो। ठीक है, रिलीजियस रिचुअल में पार्टिसिपेशन कम हो गया है, यंग स्पेशली इन द यंगर जनरेशन। ठीक है, सो दिस आर द रीज़न जो आपको डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जा रहा है जॉइंट फैमिली के। पहला क्या है, आइडियोलॉजी चेंज होना। दूसरा क्या है, ऑर्थोडॉक्स ऑफ रिलीजन नाउ इट्स कन्वर्टिंग इनटू सेक्युलरिज्म एंड रैशनल थॉट। एक और आप देख सकते हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, जेंडर पर्सपेक्टिव जो पहले थी। ठीक है, अब देख सकते हैं आप पैट्रियार्कल नाउ इज कन्वर्टिंग इनटू एन इक्वल ट्रीटमेंट। ये भी कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जा रहा है। पहले वुमेन को एक्सेप्ट कर लिया जाता था एज अ सबऑर्डिनेशन की, यस ये तो इसका लोअर ही रैंक है, घर का काम है बस इसका। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये चीज़ बढ़ रहा है। फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस, एजुकेशंस विच टर्न इनटू द इक्वल ट्रीटमेंट डिमांड। ठीक है, आप एक और चीज़ देख लेंगे, जैसे पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती है ये चेंज। ठीक है, कहीं ना कहीं सो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, सेपरेशन शुरू हो जाती है ये चीज़ को लेकर।
देखो मैं बताती हूँ, जब आइडियोलॉजी चेंज होगी, जब उन्हें निकाल दिया जाएगा तो एक न्यूक्लियर फैमिली बन गई। ऑर्थोडॉक्सी की वजह से उनको रिलीजन पार्टिसिपेशन में वो कम पार्टिसिपेट होंगे, ब्लाइंडली फेथ नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म या रैशनल थॉट लाएंगे तो भी उनको फिर फैमिली से अलग ही देखा जाएगा। उसी तरीके से जेंडर पर्सपेक्टिव, वुमेन अगर खुद आगे खड़े होकर ये चीज़ के लिए लड़ने लगती है तो कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेशन शुरू हो जाता है। आप इसका एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि वुमेन के लिए क्या हुआ। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में हुआ था। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसमें डॉटर को इक्वल कोपैरेंसेंस मिले थे, कोपैरेंसर, ठीक है। इसका पॉजिटिवनेस अगर देखें तो सोशल प्रोग्रेस हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। निगेटिव देखेंगे तो जॉइंट फैमिली, जो पहले ट्रेडिशनली एक फैमिली स्ट्रक्चर था, वो डिस्टेबलाइज हो रहा, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा वुमेन का इस तरीके से आगे बढ़ना। तो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर नॉट डिस्टेबलाइजिंग, ठीक है। अब इसी तरीक़ों को, अब जैसे इस तरीके इसने सोशल वैल्यू ने जिस तरीके से डिसइंटीग्रेट किया, तो उसी तरीके से एक इकोनॉमिक वैल्यूज भी डिसइंटीग्रेट कर रही है, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू किस तरीके से डिसइंटीग्रेट करी, तो सबसे पहले तो हो गया, सबसे पहले रीज़न है एजुकेशन। जब एजुकेशन लेंगे तो करियर, जॉब की तरफ रुख मोड़ेंगे, एक चेन बन गया। तो ये ज़्यादा पेमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, अर्बन जाएंगे। तो पहले तो बंदा सिटी जाता है, वहाँ सेटल होता है, ठीक है, दूसरों को भी बुलाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो पूरा फैमिली है ना, वो तो कहीं ना कहीं टूट गई, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप यूपी बिहार के लोग दिल्ली मुंबई माइग्रेट कॉरिडोर में जाते हैं, ठीक है। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनल माइग्रेशन फ्लो डाटा आप उठा के देख सकते हैं कि 2011 सेंसस में 450 मिलियन इंटरनल माइग्रेंट इन इंडिया, 450 मिलियन। और सेंसस 2021 के डाटा उठा के आप देख लें तो इट हैज़ क्रॉस 600 मिलियन नाउ पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये एक ये डिसइंटीग्रेशन का रीज़न है। तो कहीं ना कहीं आप, मैंने अभी बताया टूटना जुटना, ये दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो सोशल वैल्यू का हमने देख लिया किस तरीके से टूट रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू हमने देख लिया किस तरीके से टूट रहा है। अब उसी तरीके से रीइंटीग्रेट कौन करेगा, इकोनॉमिक वैल्यू किस तरीके से रीइंटीग्रेट करेगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। माइग्रेट तो कर जाते हैं लेकिन वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। दोनों पेरेंट्स जो होते हैं नीड टू वर्क, उनको काम करने की ज़रूरत पड़ती है, कंपनसेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। डुअल बर्डन आ जाता है वुमेन पे, फाइनेंशियली भी, डोमेस्टिक भी, प्लस बेबी को देखना, ठीक है। ऑफिस में 8 घंटे, घर में खाना, सफाई, ये सारी चीज़। एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था, उनका नाम था एर्ली हॉचचाइल्ड, ठीक है, हॉचचाइल्ड। इन्होंने कहा था कि सेकेंड शिफ्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, सेकेंड शिफ्ट कॉन्सेप्ट इन्हीं का ही दिया होता। वुमेन वर्क 2 फुल जॉब, वुमेन 2 फुल जॉब करती है। वुमेन वर्क 2 फुल जॉब्स, ये इन्होंने कहा था, वुमेन वर्क 2 फुल जॉब, ठीक है। बेबी केयर फैमिली बिकम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, टाइम नहीं मिलता इनको बेबी को देने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फैमिली और इंटरपर्सनल रिलेशन काफ़ी कम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि कोई दादा दादी हेल्प करने के लिए है नहीं, डेली केयर एक्सपेंसिव हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रही है। तो शादी में तो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही ना, कोई है ही नहीं संभालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो इन्हें दोबारा रीइंटीग्रेट करती है फैमिली के पास गो बैक टू होम जाने के लिए। उसी तरीके से आपने पहले भी देखा होगा, स्पाइक इन क्राइम सिटीज़ में बढ़ रहा है, अफोर्डेबल हो रहे हैं, रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सोशल वैल्यूज़ भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से है जो वापस भेजता है, ठीक है, वो भी रीइंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ सोशल वैल्यूज़ किस तरीके से रीइंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेके चलें, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी फैमिली क्या करती है। मैंने आपके पहले वीडियो में बताया था कि हमारी फैमिली
सोशली कंट्रोल, सोशल इंश्योरेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेट करती है, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, इमोशनल कनेक्ट रखती है, सेल्फ ऑफ बीइंगनेस रखती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फैमिली इतना बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब ये सामाजिक तौर पे आप ये सारी चीज़ जो डिसइंटीग्रेशन का रीज़न है, तो कहीं कहीं रीइंटीग्रेशन का भी रीज़न है। किस तरीके से सोशल वैल्यूज़ में आप देखिए ये क्या करती है फैमिली, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिस वजह से जो अर्बन कपल की स्ट्रेस है ना ये ख़त्म होने लगती है। कोविड-19 के टाइम आप देखेंगे लोग सिटी से गांव फैमिली के पास ज़्यादा जा रहे थे ताकि वो उनको संभाल सके, उनके लोनलीनेस को। दूसरा देख सकते हैं आप, केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड एल्डरली, दादा दादी जो है बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स संभालते हैं कहीं ना कहीं, तो एक फैमिली सपोर्ट प्रिफर्ड होती है। तो ये भी एक सोशल वैल्यूज़ है जो रीइंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। कल्चरल ट्रेडिशन वैल्यूज़ में आप देख लेंगे, फेस्टिवल आप हमेशा देखेंगे, बेशक वो शहर में ले, लेकिन कोई बड़े फेस्टिवल में सबके सब उठ के कहाँ चल जाते हैं, गांव चल जाते हैं, दिवाली, ईद या शादी में एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज़ दी ऑल्सो द रीज़न ऑफ द सोशल वैल्यूज़ विच इज़ रीइंटीग्रेटिंग द जॉइंट फैमिलीज़। सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस सिस्टम एक फैमिली प्रोवाइड करती है। जॉब लॉस हो गया देन हु विल सपोर्ट, ऑब्वियसली दी फैमिली विल सपोर्ट। इफ़ यू आर इल देन हु विल सपोर्ट, फाइनेंशियल एंड इमोशनल फैमिली। वैल्यू कलेक्टिविज्म मीन आप देख सकते हैं हम सब एक हैं, ये माइंडसेट है इनका। टेक्नोलॉजिकली आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल आप कैसे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बन गया या ऑनलाइन डिसीजन मेकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी एंड मैरिज। तो दिस आर द सोशल वैल्यूज विच इज़ जस्ट रीइंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो इसमें हमें दोनों बताना था कि सिर्फ एक नहीं है, दोनों ही है। आपको टूटने और जुटने लाइफ साइकिल में दोनों ही रोल प्ले करते हैं। अब आते हैं, हम एक नया टॉपिक देखते हैं, इमर्जेंट फॉर्म ऑफ फैमिली। इमर्जेंट फॉर्म में मतलब फैमिली होता है कि बदलते समाज के साथ साथ किस तरीके की फैमिली उभर रही है। तो सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियर फैमिली विथ एक्सटेंडेड टाइज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि फिजिकली तो अलग हैं पर इमोशनली और फाइनेंशियली कनेक्टेड हैं, ठीक है। किस थ्रू, व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप बन जाता है, सब एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, आज क्या हुआ, कहाँ शॉपिंग की, आज किसकी शादी है वगैरह, ठीक है। एनुअल फैमिली फंक्शन, गेट टुगेदर होता है, मनी ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स को, ठीक है। तो न्यूक्लियर बेशक अलग है लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली से टाइज ज़रूर है, ठीक है। इसको एक टर्म दिया गया है, मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली। ये मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली ये टर्म किसने दिया था, यूजीन ने दिया था। एक सोशलॉजिस्ट हैं यूजीन लिटवक, इन्होंने ये टर्म दिया था। ये आजकल बहुत कॉमन है इंडियन अर्बन सिस्टम में, ठीक है। दूसरी फैमिली शुरू होती है डुअल करियर फैमिली। डुअल करियर फैमिली में आप देख लेंगे दोनों पार्टनर वर्किंग प्रोफेशनल है। इसका पॉजिटिव ये है कि फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग होंगे, इंडिपेंडेंस भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी होंगे, जेंडर इक्वालिटी इससे बढ़ती है कि हाँ दोनों कमा रहे हैं। लेकिन निगेटिवनेस क्या है कि टाइम पॉवर्टी मतलब एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, वक्त नहीं दे पा रहे तो मैटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है, ठीक है। चिल्ड्रंस की अपब्रिंगिंग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, बच्चों के लिए ज़्यादा वक्त नहीं निकाल रहे हो। आप नया देख सकते हैं एक सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड में देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ या तो डिवोर्स हो गया या डेथ हो गया या अबंडमेंट निकाल दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया में स्टिग्मा अभी भी बहुत ज़्यादा है। स्टिग्मा बोले तो आपको काफ़ी ज़्यादा ना नीचे तरफ देखा जाता है, मतलब आपको किस तरीके से देखा जाता है कि गलत तरीके से देखा जाता है समाज में। समाज काफ़ी आपको निगेटिव तरीके से देखती है, मतलब आपको सोशली डिसअप्रूव करती है, समझ रहे हो, मतलब शर्मनाक या अनएक्सेप्टेबल मान लेती है। दैट इज़ नॉन एज ए स्टिग्मा। तो ये इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। स्पेशली फॉर द वुमेन कि अरे वो ऐसे कैसे काम कर रही, हाय समाज क्या कहेगा, वो आज से इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो जैसे जो भी कोई सिंगल पेरेंट्स होती है ना तो समाज उसको देखती है, हाँ बिना मर्द के कैसे संभाल रही है बच्चे को, हाँ कल क्या होगा वो होगा, इस तरीके से बातें करते हैं लोग, ठीक है। चैलेंजेस उनके साथ क्या आती है, इमोशनल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता है,
एक ही पर आ जाता है, इकोनॉमिक बर्डन एक पर ही आ जाता है। आप डाटा उठा के देखेंगे तो 13 मिलियन सिंगल पेरेंट फैमिलीज हैं इंडिया में, ठीक है, सेंसस ने एस्टिमेट किया है। और 80% तो सिर्फ फीमेल है। 80% हेड कौन कर रहा? ओनली फीमेल। वुमेन हेडेड हाउस होल्ड, इसमें हस्बैंड जैसे माइग्रेट कर जाते हैं कमाने के लिए, या डिसीज मर जाते हैं, या सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये चीज़ भी बढ़ जाती है, वुमेन हेड करती है उस रीज़न से। तो आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि पीएम आवास योजना में महिला को प्रेफरेंस दिया है। आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको कोहैबिटेशन लिव इन, ठीक है, बिना शादी के लोग आजकल साथ रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिलेशनशिप को लीगलाइज कर दिया है। किस केस में? एस खुशबू वर्सेस कन्नैमल केस में 2010 में लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में ये चीज़ मेंशन की गई है कि लिव इन पार्टनर को भी प्रोटेक्शन मिली है, ठीक है। लेकिन समाज के हिसाब से अगर आप देखो प्रॉब्लमेटिक वे में, ठीक है, तो इस प्रॉब्लमेटिक वे में देखेंगे तो स्टिल टैबूज अब एग्जिस्ट इन इंडिया। सोशल रेजिस्टेंस, दिस इज़ अ सोशल रेजिस्टेंस, समाज एक्सेप्ट नहीं करती, चाहे सरकार करे या ना करे, ठीक है। आपको पॉजिटिवनेस इसकी ये है कि आपको इंडिविजुअल फ्रीडम मिलती है, ट्रायल बिफोर कमिटमेंट मिलता है। लेकिन निगेटिव रोल क्या है इसका? कि निगेटिव ये है कि फैमिली इंस्टीट्यूशन वीक हो जाती है, कंजर्वेटिव थॉट बढ़ जाता है, चिल्ड्रन का स्टेटस बहुत ही अनक्लियर होते हैं। तो फैमिली इंस्टीट्यूशन वीकनिंग एंड चिल्ड्रन स्टेटस अनक्लियर। एक और आप होमोसेक्सुअल फैमिली में आप देख सकते हैं सेम सेक्स कपल प्लस उनके बच्चे, ठीक है। इसको लीगल स्टेटस से अगर आप देखें तो सेक्शन 377 जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है, नवतेज सिंह जौहर 2018 केस में। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया है। मतलब सेम सेक्स रिलेशन इज अलाउड बट मैरिज इज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज इन लीगल बेसिस। सुप्रीम कोर्ट 2023 में इस चीज़ को मना कर दी थी, 5 जज बेंच बैठे थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसके साथ यही आती है होमोसेक्सुअल फैमिली के साथ कि कोई भी लीगल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, अडॉप्टेशन राइट नहीं है, कोई इनहेरिटेंस राइट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं कंजुगल एंड सिमेट्री फैमिली। कंजुगल सिमेट्री फैमिली में आता है कि हस्बैंड और वाइफ इक्वल पार्टनर, ठीक है, इक्वल रोल एंड इक्वल डिसीजन मेकिंग, दोनों एक साथ एक जैसा डिसीजन लेते हैं, मतलब इक्वल हर चीज़, ठीक है। तो ये जो सिमेट्रिकल फैमिली कॉन्सेप्ट है ना, ये टर्म दिया था, किन्होंने दिया था आपको? विल्मोट ने दिया था, यंग एंड विल्मोट ने दिया था, ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट थे, दे हैव गिवन दिस टर्म, ठीक है। तो अर्बन की जो एजुकेटेड फैमिली है ना, दे आर अडॉप्टिंग दिस कॉन्सेप्ट। एक आते हैं आपको सिंगल किड फैमिली, ये भी आप कह सकते हैं सिंगल पेरेंट्स की तरह ही है। इसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी आया था। तो ये हमने पूरी कॉन्सेप्ट किया। अब आते हैं फैमिली पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ऑन स्ट्रक्चर देखिए तो 3 चेंजेस आया है, ठीक है। न्यूक्लियराइजेशन जो है, डिसइंटीग्रेशन इनटू न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर में पहले तो न्यूक्लियराइजेशन आप देख लेंगे, साइज फैमिली की घट गई है, न्यू फॉर्म आ गया है, इमरजेंट न्यू फॉर्म, मतलब जो मैंने आपने बताया कितना तरह की फैमिली इमर्ज कर गई है। पहले चुपचाप जो ज्वाइंट फैमिली थी, अब 1000 तरह की फैमिली आ गई है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आते हैं आपको डिसइंटीग्रेशन इनटू न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर प्लस फैमिलीज, ठीक है। एक होते हैं इमरजेंट फॉर्म ऑफ फैमिलीज, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया। रीइंटीग्रेशन इनटू जॉइंट फैमिली, वापस वो जॉइंट फैमिली में जॉइंट होने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन और सम ऑफ द सोशल रीजन, ठीक है। कुछ फंक्शन देख लेते हैं इकोनॉमिक का इंडिविजुअलिज्म, मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म पर, ठीक है।
तो इसमें हम पहले ये देखते हैं कि जैसे पहले फैमिली प्रोडक्शन यूनिट थी, सब फार्म करते थे साथ में। अब फैमिली क्या हो गई है, कंजम्पशन यूनिट हो गई है। कंजम्पशन यूनिट कैसे हो गई है, जैसे मेड, कुक, हाउस क्लीनिंग, मॉडर्न हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें आ गई है। मतलब जो काम पहले फैमिली मेम्बर कर लेते थे, अब ये सारे लोगों को लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो अब मतलब कहा जा रहा है कि अब चीज़ें मार्केट से खरीदी जा रही है। ठीक है, कंज्यूमरिज्म का मतलब मटेरियलिज्म। अब जैसे जो पहले फैमिली बना लेती थी, अब पहले होता था ना, पहले चिकन विकन बना लो, अब क्या कोई मेहमान आ रहा बाहर से लेकर आ जाओ। ठीक है, कंज्यूमरिज्म में आप देखेंगे पहले फैमिली का मतलब होता था खुशियाँ, अब क्या होता है, प्रोडक्ट खरीदना। ये सारी चीज़ें आ रही हैं प्रॉब्लम। ठीक है, तो पॉजिटिव में आप देख लेंगे कि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, चलो मेड हो गया, कुक हो गया, डे बाय डे वर्कर हो गया, पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव ये है कि कमोडिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप हो गए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गया। डाटा के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो इंडियाज डोमेस्टिक हेल्थ सेक्टर 4 मिलियन वर्कर जो है वो ज़्यादातर वुमेन है, और ये मोस्टली इनफॉर्मल और अनप्रोटेक्टेड है। सोशल देख सकते हैं आप, सोशली फंक्शन क्या है, सोशल फंक्शन क्या है कि ऑल्टरनेटिव ऑफ एल्डर एडवाइस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले आपको दादा दादी विजडम सोर्स लाइफ डिसीजन में गाइडेंस देते थे। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, गूगल, यूट्यूब, थेरेपिस्ट, इससे न्यू एडवाइस लेते हैं। आप क्या कर दिए, एल्डर की एडवाइस को निगलेक्ट करके या उनकी ऑल्टरनेटिव आपने निकाल दिया है। ठीक है, डिस्टेंस मॉनिटरिंग ऑफ किड्स, डिस्टेंस मॉनिटरिंग ऑफ किड्स, इसमें क्या, सीसीटीवी कैमरा, फोटो ट्रैकिंग ऐप, ये सब रिप्लेस कर दिया अपने फिजिकल सुपरविजन से। ठीक है, आईओटी और हाउस केयर, इससे क्या हो गया कि स्मार्ट डिवाइस से आपने एल्डरली की केयर करने लगे हैं। तो दिस इज ए पॉजिटिव निगेटिव, ये दोनों फंक्शन हम मैच करके देख रहे हैं। बेबी केयर सेंटर, डे केयर, क्रेच, ठीक है, सोशल फंक्शन, आउटसोर्स, ये सारी चीज़ शुरू हो गई है। मेड, कुक, हाउस कीपिंग, आप यहाँ भी डाल सकते हैं ये पॉइंट को। मॉडर्न हेल्थ केयर शुरू कर दिए हैं अपने दादा दादी, जैसे आज हेल्थियंस है, घर बैठे बैठे वो आ जाते हैं आपके सैंपल लेने के लिए और शाम तक रिपोर्ट दे देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एक्सेसिबल ज़रूर हो रहा, लेकिन निगेटिव इसके साथ ये है कि आप लोनलीनेस अमंग एल्डरली रह जाता है। डाटा में आप देखेंगे तो हेल्प एज इंडिया 50% एल्डरली जो है वो लोनलीनेस ही रहते हैं। दिस इज़ अ प्राइमरी कंसर्न। 50% of elderly report loneliness as a primary concern। 50% elderly ने रिपोर्ट किया है कि ये इनका एक सबसे प्राइमरी कंसर्न है। कल्चरल फंक्शन आप देखें तो होमोजेनाइजेशन, ठीक है, सेलिब्रेटिंग ऑफ मॉडर्न फेस्टिवल एग्स इन हैलोवीन, लिबरल थॉट, रिडक्शन इन ट्रेडिशनल फेस्टिवल, ये चीज़ को मैंने अपने पहले ऊपर आपको समझाया है। इसके होमोजेनाइजेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव तो ये है कि कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं हम बाहर के लोगों से, हम ऑर्थोडॉक्स को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्सीज। लेकिन निगेटिव क्या है कि कल्चरल इम्पेरियलिज्म, लॉस ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज, ट्रेडिशन, आप ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं चैलेंजेस में कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एट रिस्क, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एट रिस्क पे आ गया। जो चीज़ को यूनेस्को रिकॉग्नाइज करती थी, बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही खो रहे हैं, तो यूनेस्को क्या रिकॉग्नाइज करेगी। सो यू फैमिली वॉज अ प्राइमरी ट्रांसमीटर था, बट नाउ इट्स ब्रेकिंग डाउन, वो ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगी ना। वैल्यूज़ एंड मोरल, वैल्यूज़ एंड मोरल जो है कहीं ना कहीं वर्चुअली एब्सेंट इन फास्ट मूविंग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, वर्चुअली एब्सेंट हो रहा है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, आप देखेंगे। ठीक है, नो टाइम टू स्पेंड विद अ ग्रैंड पेरेंट, तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ बिताने का। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज ग्रेटर देन पेशेंस एंड हार्ड वर्क। हाइपर कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिज्म क्रिएट हो गया है, मैं पहले, मेरा करियर पहले, फैमिली बाद में। पॉजिटिवनेस तो है इसके साथ कि ठीक है आपने मेरिट खुद को दे रहे हो, तो मेरिटोक्रेसी, इंडिविजुअल अचीवमेंट, बट इसके साथ निगेटिवनेस ये है कि इरोजन ऑफ
कलेक्टिव वैल्यूज़, जो आप कल सब साथ मिलके काम करते थे वो छूट रहा है, ठीक है। आप जो ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, तो चिल्ड्रन नॉट लर्निंग द पेशेंस, sacrifice, oral tradition lost. For example, like folk song, many people doesn't know the folk song, stories, dialect, because they are not transmitting these things in their self, because they're not spending their time with the grandparent. is instant gratification, patience and handwork से ज़्यादा हो गया, जैसे सोशल मीडिया, OTT, ई-कॉमर्स, ये सब कुछ तुरंत चाहिए होता है, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था वॉल्टर माइशेल। इन्होंने एक टर्म दिया था दैट इज नोन एज ए मार्शमैलो टेस्ट, ठीक है। इसने कहा था कि जिस ग्रेटिफिकेशन को अगर डिले करोगे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू सक्सेस प्रेडिक्टर, ये आप कंक्लूजन में डाल सकते हो, ठीक है। ये सब का रिजल्ट क्या लास्ट में आता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज। अगर बच्चों को सही तरीके का